इस्लाम को खतरा बताया या हमने ईसाइयत को खतरा बताया, लेकिन हम नास्तिकों को भूल। नास्तिकों ने जिस तरह से इस देश का छद्म भेष में नाश किया है, और जितना बड़ा खतरा वे हैं, उतना बड़ा खतरा तो कभी इस्लाम या ईसाइयत भी नहीं बन सकता। जब तेलंगाना आंदोलन हो रहा था, उस दौर में देश की परिस्थिति क्या थी? हम विभाजन के दौर से गुजर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे का दौर था, सांप्रदायिक हिंसा से पूरा जो है बंगाल झुलस रहा था। ठीक उसी समय बंगाल में, तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है क्यों हो रहा था? किसान उसी समय क्यों आंदोलित थे जिस समय की कत्लेआम मचा हुआ था बंगाल में? वंदे मातरम विषय है, लेकिन तो मैं बस्तर के बारे में थोड़ी सी एक दो घटनाएं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बहुत पिछड़ी जगह है बस्तर, इतनी पिछड़ी जगह कि जब मैं भोपाल पढ़ने के लिए गया और वहां पर हॉस्टल में रैगिंग हो रही थी, तो मुझसे लोगों ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा बस्तर से। तो ज्यादातर लोगों को उस समय बस्तर का नाम भी नहीं पता था कि भारत के किस कोने में है, जबकि उस दौर में वो देश का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, जबकि वो उनके गुरुकुल थे। आज हम गुरुकुल पर बहुत अच्छे विमर्श हमको सुनने के लिए मिले। जो हमारे ये परंपरागत शिक्षा संस्थान थे, इन शिक्षा संस्थानों के पीछे अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने किस तरीके से काम किया इनको नष्ट करने के लिए, अगर हम उनको समझें तो हमारी रूह कांप जानी चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गए, किस तरह से हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। इन घोटालों को बंद करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रयास किए। मिशनरी बहुत आसानी से बस्तर के जंगलों में तब भी काम करते रहे, जबकि वहां पर मुख्य सड़क को छोड़कर के भीतर जाना लगभग असंभव हुआ करता था। बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, जगह जगह पर ट्रैप लगे हुए थे, गड्ढे खोद करके नीचे जो है उन्होंने स्पाइक होल्स बना रखे थे कि आप ऊपर से घास भर रखा था कि आपके पैर कहीं चले जाएं तो आप उस गड्ढे में चले जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों वाले जंगल में मिशनरी बहुत आसानी से काम कर रहे थे। मिशनरियों के साथ किसी भी किस्म की दुर्घटना हुई हो, उनका अपहरण कर लिया गया हो, उनको माओवादियों के साथ किसी तरीके की तनातनी का सामना करना पड़ा हो, ऐसा मेरे अब तक के अध्ययन में तो कभी सामने आया ही नहीं। लेकिन उससे पहले राजीव जी, आपने, चूंकि वंदे मातरम की बात हुई, संघ की बात हुई, बीच में कम्युनिज्म की बात भी आई, और बहुत विशेष बात ये आती है, पर्टिकुलरली जब संघ की बात आती है, कि ये भी कहा जाता है कि भाई इस्लाम से तो हम निपट लेंगे, लेकिन हमारी मूल लड़ाई जो है वो विमर्श की है, परसेप्शन की है, और वो सीधा कम्युनिज्म की है। ये भी बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी परिषद, सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की जब बात थी, तो भारत ने ये ठुकरा दिया था रूस के या यूएसएसआर के कहने पर, और चाइना को दे दिया था। राजीव जी, आपसे कम्युनिज्म, वामपंथ अथवा नास्तिकता, क्योंकि नास्तिकता के बारे में वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि किसी से कि तुम नास्तिकता में विश्वास करते हो तो मेरे लिए तुम भी आस्तिक हो। तो वामपंथ अथवा नास्तिकता और हिंदू जागृति पर आपसे बात करेंगे, लेकिन यहां पर क्या यूएसएसआर, भारत और चाइना तीन देश थे, या स्टालिन के कहने पर नेहरू ने ये सीट माओ को दे दी थी? यहां पर कोई किसी का चमचा था और किसी को कोई देश नहीं थे, बल्कि तीन व्यक्ति थे। क्या है ये? हम हिंदू जागृति की बात विभिन्न आयामों से कर रहे थे। हमने इस्लाम को खतरा बताया या हमने ईसाइयत को खतरा बताया, लेकिन हम नास्तिकों को भूल गए। नास्तिकों ने जिस तरह से इस देश का छद्म भेष में नाश किया है, और जितना बड़ा खतरा वे हैं, उतना बड़ा खतरा तो कभी इस्लाम या ईसाइयत भी नहीं बन सकती। जब तेलंगाना आंदोलन हो रहा था, उस दौर में देश की परिस्थिति क्या थी? हम विभाजन के दौर से गुजर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे का दौर था, सांप्रदायिक हिंसा से पूरा जो है बंगाल झुलस रहा था। ठीक उसी समय बंगाल में, तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है क्यों हो रहा था? किसान उसी समय क्यों आंदोलित थे जिस समय की कत्लेआम मचा हुआ था बंगाल में? ये प्रश्न क्यों नहीं उठा? और उसको हम कितना ग्लैमराइज करते हैं, कितना अच्छी तरीके से बताते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था और 3 भाग में से 2 भाग जो है किसान मांग रहे थे और उसके कारण ये आंदोलन चल रहा था। क्या उसके पीछे कुछ छद्म छिपा हुआ था? क्या उसकी विवेचना हमने की? और ये क्यों हो रहा था? भारतीय सेना लड़ रही थी निजाम के विरुद्ध, राजाकार क्या क्या नहीं कर रहे थे हम सबको पता है, लेकिन उस समय कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे? क्यों?
हम सबको पता था कि भारत अपने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में है। हम इस देश को कुछ बेहतर ही देंगे। जो हमारे राजनेता हैं वो एक ऐसा संविधान बनाने की प्रक्रिया में है जिसमें सभी लोगों को उनके अधिकार मिल सके। लेकिन उसी समय ये कम्युनिस्ट जब भारतीय सेना निजाम के विरुद्ध युद्ध कर रही थी, तब ये उस भूमि को क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? वे क्यों वहां पर अपना एक आधार इलाका बनाए रखना चाहते थे? और उसके लिए वे भारतीय सेना के विरुद्ध भी भिड़ने के लिए किसी भी तौर पर तत्पर थे। हमने कम्युनिस्टों के इन खतरों को, इनकी मंशाओं को, इनके इरादों को तब क्यों नहीं समझा? और जब नक्सलबाड़ी हुआ, चारू मजूमदार ने जो कुछ किया, कान्हू सान्याल ने जो कुछ किया, जंगल संथाल ने जो कुछ किया, इन सब को बहुत बारीकी से विवेचना करिए और आज आंख बंद करके सोचिए तो हम देखते हैं कि इन्होंने सिर्फ नुकसान ही नुकसान किया। इन्होंने सिर्फ हिंसा की और अंततः क्रांतिकारी कहलाए। क्रांति की कितनी विचित्र परिभाषा है। मैं बस्तर से आता हूं, बस्तर क्षेत्र में मेरा काम है और बस्तर क्षेत्र में मैंने इन नास्तिकों को पूरी तरीके से उस पूरे क्षेत्र की परंपरा, संस्कृति, समाज, सब कुछ को नष्ट होते हुए, करते हुए देखा है। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये विचार आया कहां से? ये नैरेटिव बना कहां से? कौन लोग थे इसके पीछे? क्या चाहते थे ये लोग? क्या हमने ये देखा है या क्या हमने विवेचित किया है कि हमारे समाज के भीतर जितनी भी दरारें हैं उनको चौड़ा करने के पीछे बहुत आसानी से कम्युनिस्ट होते हैं, क्योंकि वो अपनी धार्मिक पहचान को छुपा पाने में बहुत सक्षम होते हैं। हम उनको नास्तिक की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच बात हुई तो ये सांप्रदायिक है। हम ये मानते हैं कि हिंदू ईसाई या बौद्ध ईसाइयों के बीच में कोई बात हुई तो वो सांप्रदायिक है। हम आस्तिक और नास्तिक के बीच के जो टकराव को सांप्रदायिकता में क्यों नहीं गिनते? आपको हमारी परंपरा पर, हमारी आस्था पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी परिपाटी पर जब भरोसा नहीं, आप हमारे ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? आपको राम पर भरोसा नहीं, आप राम का आदर नहीं करते, तो आपको राम पर अब ऐसी ओछी टिप्पणी करने का भी तो अधिकार नहीं। आप अपनी भावना, अपने विचार, अपने दंभ के साथ अपने कोने में रहिए। लेकिन जब आप टिप्पणी करते हैं तो आप उतने ही सांप्रदायिक क्यों नहीं है जितना सांप्रदायिक कि कोई हम किसी मुस्लिम को समझते हैं, या उतने ही सांप्रदायिक हम किसी ईसाई को समझते हैं? क्योंकि बहुत आसानी से अपने नाम के साथ वो उस एजेंडा को हमारे समाज के भीतर प्रसारित कर जाते हैं और हम उस नैरेटिव के साथ उनके नाम के कारण खेलते उलझते रहते हैं। अरे हिंदू ही तो हिंदू का विरोध कर रहा है, अरे ये तो हमारे ही बीच के लोग हैं, और जो हमारी बात नहीं समझ पा रहे, हम उनके बीच में छिपे हुए इन नास्तिकों और उनके एजेंडाओं को समझ ही नहीं पाते। मैं थोड़ा सा बस्तर की बात करूंगा, लेकिन चूंकि वंदे मातरम विषय है, लेकिन तो मैं बस्तर के बारे में थोड़ी सी एक दो घटनाएं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बहुत पिछड़ी जगह है बस्तर, इतनी पिछड़ी जगह कि जब मैं भोपाल पढ़ने के लिए गया और वहां पर हॉस्टल में रैगिंग हो रही थी, तो मुझसे लोगों ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा बस्तर से। तो ज्यादातर लोगों को उस समय बस्तर का नाम भी नहीं पता था कि भारत के किस कोने में है, जबकि उस दौर में वो देश का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। आज भले वो जिला 7 भागों में इसलिए बांट दिया गया क्योंकि नक्सलवाद को कंटेन करने के लिए आपको छोटे छोटे जिलों की आवश्यकता थी, ताकि प्रशासन जो है सीधे सीधे लोगों के करीब तक पहुंच जाए। एक आध कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो उसने कहा अरे बस्तर से आए हो, आप तो कपड़े पहने हुए। उस बस्तर की उस दौर की बात बताता हूं जहां पर राजतंत्र महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का शासन हुआ करता था। तब भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बन गया था। सीपी नायडू, उनकी एक सोडा फैक्ट्री हुआ करती थी, वहां पर क्रांतिकारियों की बैठक हुआ करती थी, अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बन रहा था, और यही क्रांतिकारी यूनियन जैक्स जलाते समय वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाया करते थे। और उस डर से उस जनजातीय क्षेत्र में यूनियन जैक फहराता दिखना भी लगभग बंद हो गया था। लेकिन ये घटनाएं अतीत के गर्त में कहीं छुपी हुई हैं, क्योंकि बहुत छोटे से क्षेत्र से आती है। हम इन कहानियों को उस तरीके से बो नहीं पाते और किसी क्षेत्र की पहचान बन जाती है नक्सलवाद। आज बस्तर किसी से भी पूछिए, हम या मैं जब किसी को बताता हूं बस्तर से आया हूं, तो मेरे चेहरे पर वो ये नहीं देखता कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, वो मेरे चेहरे पर नक्सलवादी ढूंढता है। और इन परिस्थितियों के पीछे जो कुछ छिपा हुआ है, जो कुछ है, वह उस पक्ष को जो है जिसको कि हम प्रायः अनदेखा करते हैं, वह है नास्तिकता। नास्तिकता कैसे हमारे हिंदू समाज
के बीच दरार पैदा कर रही है, उसको हमको समझना पड़ेगा। और यहां पर विचारधाराओं की जंग का मामला भी आता है। वामपंथ को हम केवल यह नहीं कह सकते कि वह एक विचारधारा है, और विचारधारा से लड़ाई जो है विचारधारा के माध्यम से लड़ी जा सकती है। जमीन पर इस विचारधारा ने जिस जिस तरीके से के नैरेटिव्स बनाए हैं, जिस जिस रूप में बनाए हैं, जिस जिस तरीके से उसका प्रतिपादन किया है, उसको मैंने प्रतिफलित होते हुए अपनी आंखों से उन क्षेत्रों में देखा है। जनजातीय क्षेत्र जहां हर देवी देवता के पीछे आपकी कोई ना कोई प्रतिमा है। आप किसी देवगुड़ी में चले जाइए, किसी आदिवासी की देवगुड़ी में, जहां उनके देवता का कोई भी नाम होगा, लेकिन वहां कोई 5वीं सदी की, 6ठी सदी की, 11वीं सदी की कोई प्रतिमा वहां पर रखी मिलेगी आपको, जिसका कि वो पूरी आस्था के साथ वो उसको पूज रहा है, उसके आप उसको अपने तरीके से वो जो है अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा है। और जैसे जैसे वामपंथ वहां पर फैला, ये देवगुड़ियां बंद होने लगी। घोटुल को बहुत हद तक अंग्रेजों ने बदनाम किया, उनको यौन ग्रह तक बता दिया गया आदिवासियों का, जबकि वो उनके गुरुकुल थे। आज हम गुरुकुल पर बहुत अच्छे विमर्श हमको सुनने के लिए मिले। जो हमारे ये परंपरागत शिक्षा संस्थान थे, इन शिक्षा संस्थानों के पीछे अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने किस तरीके से काम किया इनको नष्ट करने के लिए, अगर हम उनको समझें तो हमारी रूह कांप जानी चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गए, किस तरह से हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। इन घोटुलों को बंद करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रयास, विद्रोह जो है बस्तर में 11 विद्रोहों के लिए बस्तर जाना जाता है। इन 11 के 11 विद्रोहों में वहां के आदिवासी जीतते गए। उन्होंने राजाओं से जो शर्त मनवानी थी वो मनवाई, अंग्रेजों को अपने कदमों पर झुकाना था वो झुकाया। लेकिन जब वामपंथी भीतर प्रविष्ट हुए, तब उन्होंने धीरे धीरे बंदूक के जोर पर सबसे पहले आपकी आस्था पर ही चोट किया। 2 नैरेटिव भीतर बहुत गहराई से प्रविष्ट हुए। पहला कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और दूसरा देवी देवताओं का स्थान। मेरी आंखों की एक घटना है। एक पादरी था, मैं पादरी और नास्तिकों के कनेक्शन के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, लेकिन पहले इस घटना को मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। एक गाड़ी से उतरने के बाद एक आदिवासी बस जस्ट मेरे सामने आया, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। मैं उससे पूछ रहा था कि तुम कर क्या रहे थे गाड़ी के अंदर? तो बोले दादा वो अंग्रेज देवता के बारे में बता रहा था। बोले अंग्रेज देवता के बारे में गाड़ी के भीतर कैसे बता रहा था? बोले वो जब मेरे को बोला ना धक्का लगाओ, तो बोला अपना देवता का नाम लो, धक्का लगाओ। तो मैं धक्का लगाया, बहुत धक्का लगाया, वो गाड़ी धक्का लगाने से भी आगे नहीं बढ़ा। तो मैं बोला फिर वो बोला वो यीशु का नाम लो। वो मैं यीशु का नाम लिया, फिर धक्का लगाया, वो गाड़ी एकदम तेजी से भागा। मैं इतिहास के पन्नों को धीरे से पलटता हूं, 1910 में जाता हूं। 1910 का जो भूमकाल का आंदोलन हुआ, उस समय ब्रिटिशर्स बस्तर के भीतर जब उनको कंटेन करना था, जब आदिवासियों ने पूरी के पूरी तरीके से बस्तर पर अपना जो है मुरिया राज स्थापित कर लिया था, केवल जगदलपुर और उसके आसपास ही प्रशासन रह गया था। उस समय इंद्रावती को पार करना था, और पहली बार बस्तर में एक कार चली आ रही थी। वो कार किसी तरह से टंगती टंगाती चढ़ती चढ़ाती जगदलपुर के किनारे, इंद्रावती के किनारे तक गेर जो प्रशासनिक अधिकारी था वो लेकर के आया था। नदी के दूसरी तरफ आदिवासी तीर कमान लेकर के बैठे हुए थे, और किसी भी तरीके से जो अंग्रेज अधिकारी गेर है उसको नदी के उस पार जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तब पेट्रोल नदी में डाल करके उसमें आग लगाई गई, और ये बताया गया कि तुम तीर कमान यहां पर मारोगे, फेंकोगे, वो पानी बन जाएगा, और ये जो नदी में जो आप देख रहे हो, हमारे जो देवता में इतनी ताकत है कि पानी में भी आग लगा दे। ये जो तर्क है, ये जो तथ्य है, ये जो तरीका है, इन तरीकों ने किस तरीके से चीजों को नष्ट किया है वो मैंने आपके सामने रखा। तो यहां मैंने आपको अलग अलग तरीके से कुछ अंग्रेजों के और कुछ वामपंथियों के कुछ दृष्टिकोण बताए, कुछ दृष्टांत बताए कि उन्होंने किस तरीके से उस क्षेत्र को अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की। जब हम देखते हैं बस्तर में नक्सलवाद को, तो सबका विरोध हुआ, संघ का विरोध हुआ, आदिवासी हिंदू नहीं है जैसे नैरेटिव का वहां पर बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि वहां कभी मिशनरियों का विरोध हुआ हो। मिशनरी बहुत आसानी से बस्तर के जंगलों में तब भी काम करते रहे जबकि वहां पर मुख्य सड़क को छोड़कर के भीतर जाना
लगभग लगभग असंभव हुआ करता था। बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, जगह जगह पर ट्रैप लगे हुए थे, गड्ढे खोद करके नीचे जो है उन्होंने स्पाइक होल्स बना रखे थे कि ऊपर से घास भर रखा था कि आपके पैर कहीं चले जाएं तो आप उस गड्ढे में चले जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों वाले जंगल में मिशनरी बहुत आसानी से काम कर रहे थे। मिशनरियों के साथ किसी भी किस्म की दुर्घटना हुई हो, उनका अपहरण कर लिया गया हो, उनको माओवादियों के साथ किसी तरीके की तनातनी का सामना करना पड़ा हो, ऐसा मेरे अब तक के अध्ययन में तो कभी सामने आया ही नहीं। इसका मतलब यह था कि मिशनरियों का अर्थतंत्र और माओवादियों का अर्थतंत्र लगभग कदम से कदम मिलाकर के आपस में काम कर रहा था। और तब उनके शत्रु कौन थे? उनके शत्रु वो लोग थे जो वहां अपने धर्म का पालन कर रहे थे, और उनके शत्रु वो लोग थे जो उनके लिए स्वर उठा रहे थे, जो उनकी आवाज बन रहे थे। बस्तर के भीतर जितने भी आंदोलन हुए और माओवादियों के आने के बाद जनजागरण अभियान हुआ, सलवा जुडुम हुआ, और इन सभी का जो प्रतिरोध का स्वर बना है, उन सभी के प्रतिरोध के स्वर में इस प्रकार के नारों की बहुत गंभीर भूमिका रही है। तो जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तब उन्होंने भी वही तौर तरीका अपनाया जिसको कि हम कहते हैं कि एक जो आपकी बड़ी आबादी है, बड़ी जनसंख्या है, उसको विभिन्न टुकड़ों में बांट दो, उनकी सोच को बांट दो, उनके तौर तरीकों को बांट दो। और जब हम इसको प्रतिपादन में नास्तिकों द्वारा देखते हैं कि जिन क्षेत्रों पर वो काबिज रहे, जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अपने अधिकार के साथ काम किया, उनको भी उन्होंने उसी तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत लंबे समय तक, जिस समय आंग्ल मराठा शासन का दौर था बस्तर में, उस दौर में राजा के ऊपर यह आरोप लगाकर कि बस्तर के दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में नलबली होती है, बहुत समय तक मंदिर के चारों तरफ जिस सैनिक टुकड़ी को रखा उसकी रक्षा में, वो सैनिक टुकड़ी मुसलमानों और अरब सैनिकों की थी। यह सैनिक टुकड़ी किसी की भी हो सकती थी, लेकिन विशेष रूप से मुसलमानों और अरब सैनिकों की टुकड़ी को ही दंतेश्वरी मंदिर की सुरक्षा में रखा गया और उस जांच में सम्मिलित किया गया कि इस मंदिर के भीतर नरबली होती है अथवा नहीं होती है। और इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी तब खड़ा हुआ था। ये सब वो कहानियां हैं जिसको कि इस देश की मुख्य धारा जानती ही नहीं है। और बिल्कुल यही पैटर्न, यही तौर तरीका माओवादियों का भी रहा है बस्तर के भीतर। इसलिए बस्तर में घोटुल खत्म हो गए, इसलिए बस्तर में देवगुड़ियां समाप्त हो गई, इसलिए बस्तर में बहुत से हाट बाजार वीरान हो गए, इसलिए बस्तर में वो बहुत आसानी से प्रसारित हुए और फैले। तो अब तरीका क्या है, ये काम कैसे करते हैं? हमें इन नास्तिकों के तौर तरीकों को भी तो जानना चाहिए। 60 के दशक में बस्तर क्षेत्र में एक कलेक्टर हुआ करते थे, ब्रह्मदेव शर्मा। ब्रह्मदेव शर्मा को आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम माना जाता है। यह माना जाता है कि उन्होंने बहुत काम किया है आदिवासियों के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वेरियर एल्विन हुआ करते थे, जिसने मुरियार एंड द घोटुल लिख करके घोटुल को पूरी तरीके से तबाह किया, उनका एक विकृत चित्र सामने रखा और वो बाद में कई राज्यों में गवर्नर भी बनाए गए थे। ब्रह्मदेव शर्मा घोषित रूप से वामपंथी है। 60 के दशक में जब वो बस्तर के कलेक्टर थे तो उन्होंने कहा अबूझमाड़ जो क्षेत्र है बस्तर का, उस क्षेत्र में सड़कें नहीं जानी चाहिए, जबकि आजादी से पहले बहुत सी सड़कें उस क्षेत्र के निकट से गई थी। और राजाओं, अगर आप बस्तर भूषण 1910 का दस्तावेज है जिसको कि बस्तर का गजट कहा जाता है, उस दस्तावेज में यह स्पष्ट है कि दुर्गम क्षेत्र है और वहां तक सड़क बनाने में कठिनाइयां हैं, इसलिए निकटस्थ जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से राजधानी को जोड़ दिया जाए और फिर धीरे धीरे जो है जंगल के भीतर भी हमको आवागमन की सुविधा विकसित करनी है। लेकिन आजादी के बाद एक कलेक्टर यह कहता है कि जहां सड़कें जाएंगी वहां सड़क की बीमारी भी जाएगी, इसलिए माड़ के भीतर सड़कें प्रतिबंधित कर दी गई। प्रतिबंधित ही नहीं कर दी गई, यह कहा गया कि वो आदिवासी क्षेत्र है और वहां पर अगर मुख्य धारा से लोग भीतर सम्मिलित होते हैं तो वो उस क्षेत्र की संस्कृति को नष्ट कर देंगे, इसलिए आपका भीतर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। एक पास लगता था, हमको अगर अबूझमाड़ के भीतर जाना है तो हमको कलेक्ट्रेट से एक पास इशू कराना पड़ता था और वो पास केवल 1 घंटे का मिलता था। उस 1 घंटे के में वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आप कितना घूम सकते हैं वो आप ही बताइए। और इसी परिस्थिति में ब्रिटिश इरा में भी वहां पर पोस्ट ऑफिसेज थे,
ब्रिटिश इरा में भी वहां पर कुछ स्कूल्स थे, अस्पताल थे। ये सब कुछ 60 के दशक के इस कलेक्टर के निर्णय के बाद वहां से बाहर आ गए। स्कूल बाहर हुए, अस्पताल बाहर हुए, पोस्ट ऑफिस बाहर हुए, प्रशासन बाहर हुआ, पुलिस बाहर हुई, और फिर धीरे धीरे, यहां पर मैं एक कॉमा लेता हूं और आपको एक और घटना बताता हूं। 75 में एक फिल्म आई थी मृगया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया था, और उस फिल्म में यह बताया गया था कि बस्तर क्षेत्र में जो है जमींदार बहुत आतंक कर रहे हैं, और माओवादी वहां पर आए और उन्होंने जो है उस जमींदार को मारा, और माओवाद जो है कि बहुत ग्लैमराइज किया गया था उस फिल्म में। 75 वो वर्ष है जिस वर्ष तक बस्तर क्षेत्र में माओइज्म आया ही नहीं था। 80 में माओवादी तेलंगाना की तरफ से बस्तर क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। लेकिन अब दो घटनाएं अब मैंने आपके सामने रखी। मैं वामपंथियों के काम करने के सूत्र को आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए इन डॉट्स को जोड़ने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। 60 के दशक में ब्रह्मदेव शर्मा बस्तर के भीतर से एक बहुत बड़े क्षेत्र से प्रशासन को विलोपित कर देते हैं। वो घोषित वामपंथी हैं। ये वो कलेक्टर या वो विमर्शकर्ता हैं जिनको माओवादी खुद बुलाते हैं बस्तर में, तब जब एलेक्स पॉल मेनन जो बस्तर के कलेक्टर रहे, जिनका माओवादियों ने अपहरण कर लिया था, अपहरण करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से जो मध्यस्थ नियुक्त किए थे, उसमें से ब्रह्मदेव शर्मा भी एक थे। तो आप इस गठजोड़ को या इस डॉट्स को आप किस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। उसके बाद 75 का दशक आता है, जब बस्तर में माओइज्म है ही नहीं तब, और बल्कि बस्तर में जमींदारी नाम की प्रथा, जमींदारी जैसी कोई प्रथा भी नहीं एग्जिस्ट करती। तब वहां एक जमींदार होता है उस फिल्म में, और उस जमींदार को माओवादी आते हैं और वो जो है उस जमींदार को मारते हैं, और फिर जो है अपना फिर आता है 80 का दशक, जब माओवादी बस्तर के भीतर प्रवेश करते हैं। उनको 4000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो थाली में परोसकर मिलता है, क्योंकि उसके भीतर न तो प्रशासन है, न तो पुलिस है, न तो उसके भीतर का नक्शा किसी को ज्ञात, क्योंकि 60 के बाद से आप भीतर गए ही नहीं। आपको क्या पता कि कौन से गांव कहां है, कौन सी सड़क कहां है। बहुत समय तक प्रशासन के पास उस क्षेत्र का ठीक ढंग का नक्शा भी नहीं था। अब जबकि माओइज्म को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है और अबूझमाड़ नक्सल मुक्त घोषित हो गया है, तब माड़ को जानने पहचानने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय तक जिसकी जो जड़ें हैं वो इन धाराओं से इस तरीके से हमारे सामने आती रही हैं। ये जो कुछ मैंने आपके सामने रखा, ये कुछ घटनाएं हैं। इन घटनाओं को सामने रख मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वामपंथियों का या नास्तिकों का भी काम करने का अपना तरीका है, और इनका मूल उद्देश्य हमारी सामाजिक दरारों को चौड़ा करना ही है। और ये जो दरारें हमारे बीच विद्यमान हैं, अगर हम इनको नहीं भरेंगे तो इनको चौड़ा करने के लिए तो ये तैयार ही है। तो इन दरारों को भरने के लिए हमें अपने प्रयास भी करने होंगे, हमको इन दरारों को पहचानना भी होगा, और हमको ये भी समझना होगा कि हम जिस सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं और जिस सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए बहुत सारे तरीके इजाद करते हैं, बहुत सारे विमर्श खड़े करते हैं, उन विमर्शों का हिस्सा नास्तिकों को भी बनाना पड़ेगा। नास्तिक भी हमारे लिए एक सांप्रदायिक खंड ही हैं, और अगर वो जिस तरीके से टिप्पणियां करते हैं वो दरअसल वो सांप्रदायिकता ही कर रहे हैं। इसलिए इस बात को रेखांकित करते हुए हमको उनका सामना करना होगा। हिंदू जागृति जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें आप जिन जिन तरह की सांप्रदायिकताओं को परिभाषित करते हैं, उसमें इसको जोड़ लीजिए, इसको पहचान लीजिए। इसका परिचय पाने के बाद ही इस बृहद समाज की के प्रति जो हम अपना दृष्टिकोण रखते हैं उसमें कुछ कर पाएंगे, उसको कोई सकारात्मक दशा या दिशा दे पाएंगे। जी निदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।